नमस्कार, 5 की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। देश के कई हिस्से इस समय जबरदस्त बिजली संकट से जूझ रहे हैं। यूक्रेन रूस युद्ध के कारण कोयले के आयात में कमी हुई है, कोयले के घरेलू उत्पादन में भी गिरावट आई है और साथ ही कोयले की बिजली संयंत्रों तक आपूर्ति में भी कमी है। ये सारे कारण हैं जिसके चलते ये बिजली संकट खड़ा हुआ है। वहीं सरकार ने अपनी ओर से कोयले का उत्पादन बढ़ाने तथा उसकी आपूर्ति को सुधारने के लिए कई कदम उठाए हैं। कहा गया है कि इस बार बहुत तेज गर्मी के कारण बिजली की मांग में अभूतपूर्व वृद्धि भी बिजली संकट का कारण है। इस बीच बिजली संकट को लेकर सियासत भी चल रही है, जहां दिल्ली सरकार और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह आमने सामने आ गए। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके मोदी सरकार पर निशाना साधा है। लेकिन हम आज 5 की बात में राजनीति की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कारण है कि हर साल ऐसा बिजली संकट खड़ा हो जाता है। क्या इसका कोई स्थायी समाधान है भी या नहीं? इस पर बात करने के लिए हमने अपने साथ कुछ खास विशेषज्ञों को जोड़ा है। हमारे साथ पार्था भट्टाचार्य जी हैं, जो कि पूर्व चेयरमैन हैं कोल इंडिया के। हमारे साथ B.M. वर्मा जी हैं, जो कि पूर्व चेयरमैन हैं झारखंड बिजली बोर्ड के। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार सुदीप श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। सबसे पहले पार्था जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। आपसे समझना चाहूंगा कि आखिर क्या कारण है कि ये बिजली संकट खड़ा हुआ है। क्या केवल कोयले का उत्पादन में कमी आना ये मात्र कारण है, या रूस यूक्रेन युद्ध के कारण जो आयात में कमी हुई वो कारण है, या जो अधिक बिजली है उसके चलते अधिक मांग है ये कारण है, या ये सारे कारण मिलकर के एक बड़ा कारण बना है? देखिए, बात है कि आपने जो 3 पॉइंट रेज किया है उसमें जो थर्ड पॉइंट। हेलो जी पार्था जी, आपकी आवाज आ रही है? अरे ठीक है जी। जो थर्ड पॉइंट आप बोले हैं कि बिजली का डिमांड बढ़ना, वही एक ही कारण है। कोयला का प्रोडक्शन में गिरावट तो नहीं आया है, काफी वृद्धि हुआ है। कोयला का सप्लाई में भी काफी वृद्धि हुआ है। इनफैक्ट जो साल बीत गया है 2022-21-22, उसमें कोल इंडिया ने जो सप्लाई किया है इनको पावर स्टेशन को 95 मिलियन टन ज्यादा कोयला सप्लाई किया है देन प्रीवियस ईयर। सो दैट इज अबाउट 17 to 18% हायर सप्लाई। रेलवे ने भी वैगन ज्यादा दिया है, लेकिन इसके चलते भी ये प्रॉब्लम हो रहा है। इसी कारण उसका एक ही है कि जो डिमांड है, डिमांड में वृद्धि बहुत जबरदस्त हुआ है। अब बात यह है कि हमारा जो पावर स्टेशन है, थर्मल पावर स्टेशन, वो लास्ट 3 साल से एक लो पीएलएफ पे चल रहा था। 51-52% पीएलएफ में चल रहा था, और उसी से उसके ज्यादा चलने का दरकार भी नहीं हो रहा था, क्योंकि पावर का डिमांड में वृद्धि नहीं हो रहा था। कोल इंडिया का प्रोडक्शन में डी ग्रोथ हो रहा था, ग्रोथ नहीं था। 1% करके डी ग्रोथ हो रहा था। इसके बावजूद भी कोल इंडिया के पास स्टॉक जो है वो बढ़ रहा था। सन 2020-21 में कोल इंडिया का स्टॉक 75 मिलियन से बढ़ के 100 मिलियन टन हो गया, जहां पर प्रोडक्शन 6 मिलियन गिर गया। लेकिन पार्था जी, अभी जो समस्याएं सामने दिख रही हैं, एक तो ये दिख रहा है कि जो सप्लाई हो रही है उसमें कहीं कमी आई है। सप्लाई चेन थोड़ी गड़बड़ाई है, क्योंकि जो रेलवे है, ये कहा गया है कि उनकी ओर से जितने रैक चलने चाहिए थे उतने नहीं हुए। इसके बाद अब हमने देखा कई ट्रेनों में कटौती भी की गई है। और दूसरी बात यह कि जो रूस यूक्रेन युद्ध हो रहा है, इसके चलते वहां से भी इंपोर्टेड कोल, उसमें भी तो कमी आई है। देखिए, इंपोर्टेड कोल में कमी आने का कारण वो नहीं है। इंपोर्टेड कोल में कमी आने का कारण यह है कि इंपोर्टेड कोल का दाम जो बहुत बढ़ गया है। रशिया से हम लोग बहुत कम इंपोर्ट करते हैं। हमारा इंपोर्ट होता है ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका से, तो वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इंपोर्टेड कोयला का दाम इतना बढ़ गया है कि जो लोग इंपोर्टेड कोयला पर पावर जनरेट करते हैं, उन्होंने इंपोर्ट करना घटा दिया। उन्होंने जनरेशन ऑफ पावर को घटा दिया, क्योंकि उनका पावर बिकेगा नहीं। ये कारण है। ठीक है ना? मैं वर्मा जी को लाना चाहूंगा। वर्मा जी पूर्व चेयरमैन है झारखंड बिजली बोर्ड के। आप वो हैं जो बिजली को लोगों तक पहुंचाते आए थे आप अपनी पुरानी जिम्मेदारी के तहत। आपको क्या लगता है कि जो लोगों को परेशानी होती है जब बिजली की मांग बढ़ती है और जब कटौती होती है, खास तौर से तब जब इतनी तेज गर्मी होती है, किसानों को सिंचाई के लिए बिजली नहीं मिल पाती है, उसमें वो भी दिक्कत होती है। जो हमारे उद्योग धंधे हैं वो भी इससे प्रभावित होते हैं। कई जगह पर कटौती की बात भी कही गई है कि उद्योग धंधों को बंद करने की बात कही गई है। तो ऐसे में बिजली जो कि एक तरह की लाइफलाइन बन चुकी है, क्या सिर्फ ये कारण मान लेना कि जी मौसम बहुत इस तरह का बिगड़ गया, गर्मी बहुत ज्यादा हो गई, डिमांड बहुत ज्यादा हो गई, इसलिए हम लोग का प्रोडक्शन इतना नहीं हो पा रहा है? क्या हम ये पहले से सोच करके नहीं रख सकते थे कि इतनी गर्मी इस बार होगी, इतनी डिमांड होगी, इसलिए हमको इतनी बिजली चाहिए, तो इसके लिए इतना कोयला चाहिए? एक तो ये मैं करना चाहूंगा, जो आदमी गर्मी के मौसम में
बैठा है, पसीना आ रहा है या रात का टाइम है, उसका पंखा नहीं चल रहा और मच्छर काट रहे हैं, उस आदमी को ये समझाइए कि कारण ये था। सेंटर में बहुत सारी डिबेट में देखता हूँ सेंट्रल स्टेट को ब्लेम करता है, कि भाई स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट सेंटर के ऊपर डाल देती है। ये एक स्थिति है जिसमें मैंने 2003 में जब यूपी में ज्वाइन किया था एज मैनेजिंग डायरेक्टर पूर्वांचल गुजरात, तो कुछ महीनों में मैंने जो धरना प्रदर्शन लोगों की पीड़ा देखी है वो मैंने अपने उससे पहले 40 साल के करियर में ये हालत था उस बनारस का और ईस्टर्न यूपी का। वहां से मैं उत्तराखंड गया, उत्तराखंड का भी तराई एरिया जितना है जहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं और एग्रीकल्चर है, कहीं भी मैं जाता था उससे पहले प्रेस और वहां के लोग मेरे पास, और उनका इश्यू एक ही होता था कि बिजली कब मिलेगी। तो इस सारे स्थिति को देख के हमें ये जो है नहीं कह सकते कि भी गर्मी बढ़ गई या कुछ और हो गया, कारण कुछ भी हो, आफ्टर ऑल एक बिजली एक बेसिक नेसेसिटी बन चुकी है। और बल्कि हमें खुशी होनी चाहिए कि हमारी लोड बढ़ गया है। हमारा लोड बढ़ने का मतलब यह है चाहे वो एग्रीकल्चर हो चाहे इंडस्ट्री हो, कहीं ना कहीं एक इम्प्रूवमेंट हो रही है, उसको हम पॉजिटिव साइड से तो देखें। कब होगा सर ये, कब तक इसलिए इंतजार करना होगा? हम ये कहते हैं कि हमें कोयले के ऊपर अपनी निर्भरता जो है उसको कम करना है, क्योंकि सब जानते हैं कि कोयले से प्रदूषण होता है। हमने टारगेट रखा है कि हमको कोयले का इस्तेमाल कम से कम करना है। हमें कहा गया कि सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है, लेकिन ये तो एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है ना। लोग तो 20 साल 30 साल इंतजार नहीं करेंगे, उन्हें तो आज बिजली चाहिए। आज का जो है मैं एक ही सोल्यूशन बता सकता हूं, वो है ट्रांसपेरेंसी। जब मैंने बनारस में ज्वाइन किया था वो ये धरना प्रदर्शन जैसे मैंने बताया वो था, मैंने प्रेस वालों को साथ अपने साथ रखा, टीवी को अपने साथ रखा। हर बार हर मॉर्निंग में एक न्यूज आइटम आती थी, तो पहला होता था ऊपर सूर्योदय कितने बजे, शाम को सूरज कब ढलेगा, और जो मिनिमम वेदर की इंफॉर्मेशन होती, उसके नीचे बनारस का कॉलम होता था कि धोलिया में पावर कट 4 से 5, डीएलएफ कॉलोनीज में इतने से इतने थे। ये पूरे का पूरा शेड्यूल बनाया था। और मेरा एक था कि जो दिल्ली दूरदर्शन की घड़ी दिखाती है उसके हिसाब से आपको कट ऑफ कर देना है और कट ऑन कर देना। बिल्कुल, ये जो रोस्टर बनाने की बात है, वैसे कई राज्य हैं वर्मा जी जो इस तरह का रोस्टर बना करके चलते हैं। और पारदर्शिता बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए कि बिजली कब आएगी और कब जाएगी, ताकि उस हिसाब से वो अपने आप को एडजस्ट कर सके। हमारे साथ सुदीप जी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, वो बहुत करीब से नजर रखते हैं कोयले के ऊपर, कोयले क्षेत्र के ऊपर। आप क्या मानते हैं, आपका क्या आकलन है सुदीप जी की ये जो सारी समस्या खड़ी हुई है, क्या ये हर साल नहीं होती है, इसी साल ज्यादा दिखाई दे रही, ज्यादा महसूस हो रही है, ऐसा है? या फिर आपको लगता है कि लोगों को अब इसकी आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि कोयले को लेकर के ये संकट हमेशा बना रहेगा? अखिलेश जी, आपने अपनी बहस की शुरुआत में कहा था कि 3 कारण हैं इसमें। मैं मानता हूं कि वो तीनों कारण का कुछ ना कुछ इसमें योगदान है। देखिए, ये सबसे बड़ी समस्या ये है कि मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं ये बात कि एनर्जी सिक्योरिटी जो शब्द है, या ऊर्जा को जो लगातार अबाधित रूप से उपलब्ध कराने की जो पॉलिसीज हैं, वो बहुत ही एडहॉक तरीके से चल रही हैं। ये समस्या जो पार्था भट्टाचार्य साहब ने भी कहा कि कोल इंपोर्ट युद्ध के कारण नहीं कम हुआ है, बल्कि इसलिए हुआ है क्योंकि रेट बढ़े हैं। अब आप एक तरफ फ्री मार्केट इकोनॉमी की बात करते हैं, फ्री मार्केट इकोनॉमी के हिसाब से जब तक इंपोर्टेड कोल पे बेस पावर प्लांट सस्ता कोयला पा रहे थे और मुनाफा कमा रहे थे बिजली बेचकर, तब तक उनको तकलीफ नहीं हो रही थी। एक समय आया जब अंतरराष्ट्रीय मार्केट में कोयले का रेट भारतीय कोयले से ज्यादा चला गया। अब उन्होंने क्या किया, सरकार पर दबाव बना के पिछले 1 साल से डोमेस्टिक कोल इंपोर्टेड कोल के बदले यूज करने का बात की। बहुत सारे पावर प्लांट जिनको इंपोर्टेड कोल यूज करना था, वो डोमेस्टिक कोल कंज्यूम करके अपना पावर जनरेट कर रहे हैं। पिछले साल के मुकाबले करीब 70 मिलियन टन इंपोर्टेड कोल कम आयात हुआ है। लेकिन सुदीप जी, हमारे कोयले की कमी तो है नहीं कि हमें ज्यादा आयात करना पड़े। हम दुनिया में चौथे नंबर के कोयला उत्पादक देश हैं। अगर आप बाकी ऊर्जा स्रोत के बारे में बात करें, जैसे कि आप पेट्रोल डीजल की बात करें, गैस की बात करें,
तो इस पर तो हमको मैं वही आयात बता करना रहा हूं। पड़ता है, क्योंकि हमारे उत्पादन नहीं है, कम है, लेकिन वही कोयले मैं में कह तो रहा हम हूं चौथे अखिलेश नंबर पर हैं दुनिया में। नहीं अखिलेश जी, वही मैं कह रहा हूं कि आपने जो प्लान किया इस साल कि हमको इतना उत्पादन करना है, कोल इंडिया इस साल सर्वाधिक उत्पादन कर रहा है पिछले 15-20 साल के मुकाबले। पिछले साल के मुकाबले 18% उत्पादन बढ़ा है, जैसा पार्था जी ने भी कहा। इस साल सबसे ज्यादा डिस्पैच भी है। ये जो पावर की डिमांड पिछले साल अप्रैल से अप्रैल हमने कंपेयर की, हमने ये कंपेयर नहीं किया कि अब गर्मी हम गारंटी नहीं ले सकते कि किस समय पीक पे पहुंचेगी। इसका कोई बैरोमीटर नहीं है कि गर्मी अप्रैल में ज्यादा हो जाएगी या मई में ज्यादा हो जाएगी या जून में। पिछले बार 200 गीगावाट से ऊपर पहुंच गई थी पीक डिमांड, इस बार की पीक डिमांड 210 पहुंची है, मतलब 5% इंक्रीज है। यह इंक्रीज ऐसा नहीं है जो प्लान नहीं किया जा सकता, लेकिन चूंकि टाइमिंग नहीं है, एडहॉक से चल रहा है कि अप्रैल में अचानक गर्मी बढ़ गई तो अचानक डिमांड ज्यादा हो गई। अब एक लेकिन हफ्ते गर्मी का ये भी, गर्मी का सिर्फ डिमांड पर ही इस पर असर नहीं है, बल्कि एक जो दूसरा गर्मी का असर होता है, पार्था जी मैं आपको चर्चा में लाना चाहूंगा कि जो हमारे हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं उस पर भी असर पड़ता है, क्योंकि पानी का जो स्तर है वो कम होता है अधिक गर्मी पड़ने से। और इस बार जो है गर्मी वो मार्च में ही शुरू हो गई, काफी तेज गर्मी मार्च में पड़ी। तो क्या ये भी एक बड़ा कारण है जिसके चलते हमें थोड़ी थोड़ी बिजली की जो कमी है, खासतौर से जो पावर प्लांट हमारे जो हाइड्रो पावर प्लांट पूरी कर देते थे वहां पर इसका असर देखने को मिल रहा है? मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि मैं जो आंसर दे रहा था वो कंप्लीट नहीं हुआ था पहले बार जी। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो देखने का लायक चीज है वो है प्लांट लोड फैक्टर। ये हमारा थर्मल पावर स्टेशन का प्लांट लोड फैक्टर 51-52% करके चल रहा था लास्ट 3-4 साल से। अभी वो बढ़ के लास्ट अप्रैल में हो गया 70%। अब 1% पीएलएफ बढ़ने का मतलब है 10 मिलियन टन का एडिशनल डिमांड जी। अब मान लीजिए अगर 51% 70% में पहुंचता है तो एडिशनल कोल डिमांड आ जाता है 190 मिलियन टन। 19% बढ़ा, 10 मिलियन टन के हिसाब से 190 मिलियन टन एक्स्ट्रा डिमांड आ गया। अभी एक्स्ट्रा डिमांड के साथ साथ हो गया कि इंपोर्टेड कोयला, जैसा हमारे दोस्त ने बताया, 70 मिलियन टन घट गया, तो और गैप बढ़ गया। ये गैप पूरा करने के लिए कोल इंडिया अकेला काफी नहीं, और ये प्रॉब्लम बार बार आते रहता है। क्योंकि देश में कोयला प्रोडक्शन का कैपेसिटी बढ़ाने के लिए कोल इंडिया छोड़ के दूसरा जो प्लेयर्स को लाना था वो लाने का काम बहुत देर हो गया। हम लोग अभी 2020 में जाके कमर्शियल माइनिंग ओपन किया, वो 15 साल पहले ओपन हो जाना चाहिए था। हमारे पास कोई कैपेसिटी नहीं है, एक कोल इंडिया है और सिंगरेनी है और कोई कैपेसिटी नहीं पड़ा है। अभी जो है नया कैपेसिटी जब आ जाएगा, ये कमर्शियल माइनिंग का कैपेसिटी जब आ जाएगा, सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया है कि जो कैप्टिव माइनर्स है उनको इंड्यूस प्लांट में जितना कोयला चाहिए उनको उससे ज्यादा कोयला उत्पादन करने के लिए बोला गया है 50%, और उसका कुछ अच्छा फल हमको इस बार दिखाई दिया है। जैसा कैप्टिव पावर प्लांट्स ने 89 मिलियन टन प्रोड्यूस किया है, लास्ट ईयर था 62 मिलियन, सो 35% इंक्रीज हुआ है। इस साल वो 120 मिलियन टन में जाने का उम्मीद है, तो उस सेक्टर को भी थोड़ा सा अनबंडल किया गया है जी। इसके साथ साथ अगर नया कैपेसिटी आ जाता है तो कोयला का प्रॉब्लम नेक्स्ट 2 साल के अंदर काफी हद तक ठीक हो जाना चाहिए। ठीक दिस इज द सिचुएशन। ठीक है, वर्मा जी मैं आपको लाना चाहूंगा, क्या आप मानते हैं कि अब समय आ गया कि हमको जो दूसरे ऊर्जा के बिजली के स्रोत है उन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है? चाहे सौर ऊर्जा का हमने एक बहुत बड़ा लक्ष्य रखा हो 2030 तक का, लेकिन शायद हमारे पास उतना भी समय नहीं, हमको इसमें और ज्यादा तेजी लाने की आवश्यकता है। देखिए, एक तो मैं ये बताना चाहूंगा, अभी जैसे पार्था जी ने कहा है कि कोल का डिमांड सिर्फ कोल इंडिया मीट नहीं कर सकता, ये फैक्ट है, ठीक है। कोल सेक्टर के सुधार का अगर देखा जाए, पिछले 15 साल से हम इसी के ऊपर बात कर रहे हैं, इम्प्रूवमेंट इन दिस, और आज भी हमारी फाइलें, कल भी कहा था, 6-6 साल 7-7 साल तक घूमती रहेंगी। एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि कोल में हम जितना परमिशन लेते हैं लैंड एक्विजिशन के लिए 3-4 साल, जो डिफिकल्टी है वो एक पब्लिक सेक्टर कोल इंडिया वगैरह करते हैं तो तारीफ के काबिल है। इवन प्राइवेट सेक्टर भी उन डिमांड्स को नहीं मीट कर पा, तो हमें कोल एक्विजिशन, उसके बाद परमिशन टू ड्रिल, परमिशन टू वर्क, परमिशन फ्रॉम एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, अब परमिशन के नाम लगाइए तो इतनी लंबी लाइन हो जाती है, आदमी को याद रखना कुछ नहीं। और चाहते हैं हम ये है कि भी जो 6 साल हम लेंगे प्रोजेक्ट में, 36 महीने का प्रोजेक्ट होगा, फिर लोग कहेंगे कि नहीं आप टेंडर निकालिए तो सिर्फ 24 महीने दीजिए, और बाद में 45 महीने लगेंगे, कोई किसी को परवाह नहीं है।
तो इसमें जो टाइम कंट्रोल हमारा है वो नहीं। ठीक है। 2006 में मैंने एक न्यूक्लियर पावर स्टेशन किया था प्रपोज उत्तराखंड में। उसको हम 1-1.5 साल स्टडी करने के बाद ऑलमोस्ट अप्रूवल स्टेज पे आए। चेंज ऑफ गवर्नमेंट आ गया, उनका ये था कि भाई ये अभी इट इज टू सेंसिटिव ए टॉपिक। अब इस वक्त जो मुझे लगता है जो बेस लोड, बाकी ऊर्जा वो तो चाहे विंड और सोलर और दूसरा बेस लोड अगर वो हो सकता है तो कोल के साथ न्यूक्लियर एक ऐसी चीज है जहां पे हम लेकर इम्पोर्टेड फ्यूल के ऊपर तो डिपेंडेंट है, पर फिर भी हमारी काफी टेक्नोलॉजीज इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज हो चुकी है, उसके ऊपर देखना चाहिए। और पहला अगले 3-4 साल में जो इतनी तगड़ी मॉनिटरिंग फाइल्स की होती है उसका एक फाइनल डिसीजन मेकर होना चाहिए भी अगर कोई नहीं काम करता तो कैसे उसको निकाला जाए। बिल्कुल। तो वर्मा, जैसा आपने कहा कि सुधारों की आवश्यकता है, सुधारों में तेजी लाने की आवश्यकता है, हमें एक टाइम बाउंड मैनर में काम करना होगा। एक दूसरा जो सवाल उठा है आपके जवाब से वो है कीमतों को लेकर की। अगर मांग बढ़ रही है तो क्या आने वाले वक्त में जल्दी ही उपभोक्ताओं जो पहले से ही महंगाई का बोझ झेल रहे हैं, क्या उन्हें बढ़ी हुई बिजली कीमतों का भी बोझ उठाना पड़ेगा? इस पर भी हम चर्चा करेंगे, सुदीप जी से इस पर सवाल पूछेंगे। लेकिन फिलहाल हम 5 की बात में एक ब्रेक ले रहे हैं। बात कर लेते हैं लोकसभा की निर्दलीय सांसद नवनीत राणा की। उनकी जमानत की अर्जी पर फैसला अदालत ने सुरक्षित रख लिया है। 4 मई को उनकी और उनके पति की जमानत पर फैसला सुनाया जाएगा। हमारे सहयोगी सुनील सिंह हमारे साथ मुंबई से फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सुनील, आज उम्मीद थी कि फैसला आएगा और जो राणा दंपति है वो ये उम्मीद कर रहे होंगे कि आज शायद उनको कुछ राहत मिलेगी, लेकिन अब उन्हें 4 मई तक इंतजार करना पड़ेगा। और आपको बता दें कि सुनील से अभी हम थोड़ी देर में बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो खबर आ रही है मुंबई से कि 4 मई को अब जमानत पर जो फैसला वो आने वाला है। और आज फैसला जो था वो आना था, लेकिन अब अदालत ने इसे 4 मई तक के लिए सुरक्षित रख लिया है। सुनील हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील, आपसे ये जानना चाह रहे थे कि आज राणा दंपति राहत की उम्मीद कर रहे होंगे, लेकिन अब उन्हें 4 मई तक इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल, राणा दंपति को उम्मीद थी कि आज फैसला आ जाएगा और जो उनके वकील थे उन्हें उम्मीद थी कि जमानत भी मिल जाएगी, लेकिन आज फैसला ही लिखा नहीं जा सका। जज जो है और भी 2-3 केसेस आगे बीच में उसमें व्यस्त हो गए तो वो फैसला लिख नहीं पाए पूरा, इसीलिए उन्होंने अब 4 मई की तारीख दी है, यानी कि आज रात और कल का पूरा दिन और परसों रात भी अब राणा दंपति को जेल में ही गुजारनी होगी। जी, शुक्रिया आपका सुनील इस तमाम जानकारी के लिए। तो सुनील जानकारी दे रहे थे कि राणा दंपति का जो आज जमानत का फैसला था वो अदालत ने कहा है कि 4 तारीख को सुनाया जाएगा, तब तक उन्हें इंतजार करना होगा, जेल में ही वो रहेंगे। हम ब्रेक से पहले चर्चा कर रहे थे जो बिजली संकट चल रहा है उसके ऊपर। हमारे साथ 3 खास मेहमान हमारे जुड़े हुए हैं। सुदीप जी, ब्रेक में जाने से पहले ये बात हो रही थी कि जो डिमांड बढ़ी है और सप्लाई कम हुई है, क्या इसका खमियाजा जो उपभोक्ता हैं हमारे आपकी तरह उन्हें भुगतना पड़ सकता है? क्या आने वाले वक्त में माना जाए कि बिजली की कीमतें बढ़ाई जा सकती हैं? देखिए अखिलेश जी, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो स्पॉट एक्सचेंज पे जो बिजली बिक रही है वो बिजली का रेट नॉर्मल बिजली से जो एग्रीमेंट्स है उनसे ज्यादा होगा। फिर अभी अभी सरकार ने इंपोर्टेड बिजली कोयले के आधार पर जो बिजली बनेगी उसमें भी जो ज्यादा कीमत है उसको ग्राहकों को पास ऑन करने का अलाउ किया है, तो वो रेगुलेटरी कमीशन उसको पास ऑन कर देगी तो उस बिजली की रेट बढ़ेगी। जो बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए जरूरी है कि हमको अपना जनरेशन मिक्स फिक्स करना चाहिए। अभी हमारे टोटल बिजली के 4 लाख मेगावाट के प्लांट लगे हुए हैं, इसमें से 52 से 54% कोयला आधारित है, लेकिन ये 54% कोयला आधारित प्लांट कुल बिजली का 80% सप्लाई कर रहे हैं। विंड और सोलर के 91,000 मेगावाट लगभग 25% प्लांट लगे हुए हैं, लेकिन उनसे बिजली हम कम कंज्यूम कर रहे हैं। तो जब तक हमारा जनरेशन मिक्स, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी बोलता है कि कोयले पर आधारित बिजली हमको 50% पे लानी है, जनरेशन को उसकी क्षमता कम हो जितनी ज्यादा, जब तक हम अपना जनरेशन मिक्स ठीक नहीं करेंगे, कोयले पर अपनी ओवर डिपेंडेबिलिटी बनाए रखेंगे,
तब तक हमको आने वाले समय में अचानक जब भी गर्मी बढ़ेगी, जब भी कोयले की कमी आएगी, इस तरीके के प्रॉब्लम झेलने पड़ेंगे। अभी मान लीजिए बरसात में ज्यादा बारिश हो जाए और कोयले का डिस्पैच रुक जाए, फिर यही स्थिति आएगी। बिल्कुल, तो मौसम के हिसाब से जो बिजली की स्थिति है इसको सुधारने की जरूरत है, क्योंकि मौसम तो अपने हिसाब से ही चलता है, वो ये देख करके नहीं चलता कि आपके पास कितना कोयला है कितना नहीं है। जनरेशन मिक्स ठीक करने की जरूरत है जी। वर्मा जी, विंड की, हाँ, बीएम वर्मा जी हमारे साथ बने हुए। वर्मा जी, आपसे पूछना चाहेंगे, एक सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या जो सप्लाई चेन हमारी है, जिस तरह की श्रृंखला बनती है, रेलवे के जरिए डिलीवरी की जाती है कोयले की विभिन्न ताप संयंत्रों में, वहां पर इस बार उसमें डिसरप्शन हुआ है बड़े पैमाने पर। शायद या तो रेलवे को इस बात का अंदाजा नहीं रहा होगा किस तरह की डिमांड होगी, या फिर उन्होंने पहले से प्लानिंग नहीं की। इस तरह का आरोप भी विपक्षी पार्टियां लगा रही थी। तो आपको क्या लगता है कि ये जो रेलवे की व्यवस्था थी, क्या इस पर कहीं कुछ असर पड़ा था इस बार, जिसके चलते ये डिसरप्शन हुआ है? शॉर्ट टर्म को 1 महीने के लिए रेलवे का जो क्राइसिस है वो मिल गया है, पर अगर पिछले 15 साल की मिनिस्ट्रीज की मीटिंग देखें, उनके नोट्स देखें, उनकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देखें, ये जब सुरेश प्रभु जी पावर मिनिस्टर होते थे, तब भी मुझे याद है कि कई मीटिंग में ये हुआ कि रेलवे के वैगन्स के ऊपर इंक्रीज करना। बातें बड़ी होती हैं, जैसे मैंने कहा, हम इम्प्लीमेंटेशन में मार खा जाते। तो ये स्थिति लॉन्ग टर्म नोन थी, सबको पता था। इसी तरह कोल क्राइसिस का वो भी प्रॉब्लम सबको पता है, पर सॉल्यूशन बड़े पॉलिटिकली सेंसिटिव होते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर बड़ा पॉलिटिकली सेंसिटिव सेक्टर बन गया है, और इसमें इंप्रूवमेंट तभी आ सकती है या तो इसे टोटली इंडिपेंडेंट कर दिया जाए, या टोटली सरकार में, जैसे एजुकेशन सेंसिटिव आप कह रहे हैं, मैं तो इसको ज्यादा खुल करके कहना चाहता हूं कि वोट लेने का जरिया बन गया है पूरा बिजली का क्षेत्र। किस तरह से मुफ्त बिजली हो, सस्ती बिजली हो, किसानों को मुफ्त बिजली दे दीजिए, वोट ले लीजिए, सरकार बना लीजिए। आप ये नहीं देखते हैं कि जो डिस्कॉम है उनकी क्या हालत हो रही है, क्या वो पैसा चुका पा रहे हैं या नहीं चुका पा रहे हैं, और जो पूरा बिजली क्षेत्र है देश में जो तरक्की करनी चाहिए था वो पीछे रह गया, क्योंकि वोट बैंक की पॉलिटिक्स का हिस्सा बन चुका है। वर्मा जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। जनरेशन कंपनी पैसा इकट्ठा करेगी, उसी पैसे से कोल इंडिया को पेमेंट होगी, उसी से ट्रांसमिशन कंपनी को होगी, उसी से जो है जितने भी कनेक्टेड पावर सेक्टर के साथ है, और लोग राइटली कंट्रोल पे एक अच्छे रेट पे जाना चाहते हैं। मैं क्या फिगर देना चाहूंगा, जब रिलायंस का पावर हाउस शासन, इसकी बिड्स हुई थी फाइनेंस पावर कॉर्पोरेट में, रेट आया था बिकॉज ऑफ कंपटीशन ₹1.90। और जैसे मेरे मित्र ने कहा, पावर एक्सचेंज का रेट आज 12 रुपए है। जी सुदीप जी, ₹1.19, ₹1.19। हाँ, ₹1.19 पर बाद में बढ़ता रहा, उसमें प्रोविजन था, उसमें मेरे भी सिग्नेचर है, इसलिए मुझे याद है। और आज पावर एक्सचेंज की बिजली अक्टूबर में 20 रुपए थी, क्योंकि 20 रुपए पे कैप लगाई हुई थी सीआरसी ने। अब जो है डेली आप देखिए पावर एक्सचेंज की रिपोर्ट, 12 रुपए सुबह, शाम, दोपहर 12 बजे। अब अगर 12 बजे रुपए पे बिजली खरीदेगा तो 18 रुपए पे कंज्यूमर के पास जाएगा, तो वो तो पॉसिबल है नहीं जी। तो हमारे पास हमें ब्रॉड पिक्चर देखनी पड़ेगी कि हाइड्रो सेक्टर को कैसे बढ़ा सकते हैं। हाइड्रो की अगर मैं एक 800 मेगावाट के लिए अरुणाचल प्रदेश क्या पत्ते पे पानी है, पर एक प्रोजेक्ट को करने के लिए वहां पे सालों लग जाते हैं। तो विरोध भी होता है, क्योंकि पर्यावरण से संबंधित चिंताएं भी होती हैं, और यही चिंताएं हैं जो हमें मजबूर कर रही हैं कि जो कोयले के उत्पादन है जिससे हम इस्तेमाल करते हैं उस पर कमी लाई जाए, अंकुश लगाया जाए। इसीलिए वैकल्पिक ऊर्जा साधनों की बात की जा रही है और बड़े लक्ष्य निर्धारित किए जा रहे हैं। वर्मा जी और श्रीवास्तव जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए, बताने के लिए, समझाने के लिए कि आखिर जो समस्या है कितनी बड़ी है और आने वाले समय में किस तरह का विकराल रूप ये धारण कर सकती है। 5 की बात में फिलहाल एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद बताएंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पार्टी के बड़े नेताओं की बड़ी बैठक।
इस समय बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर एक बड़ी बैठक चल रही है। इसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ साथ सड़क यातायात मंत्री नितिन गडकरी और संगठन महासचिव बीएल संतोष भी मौजूद हैं। एक तरह से पार्लियामेंट्री बोर्ड के तमाम ये सदस्य इस समय बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर मुलाकात कर रहे हैं। हालांकि बैठक का एजेंडा क्या है इस बारे में अभी कोई सूचना नहीं मिल सकी है, लेकिन आपको बताएं कि ये बैठक ऐसे समय हो रही है जब गृह मंत्री अमित शाह कर्नाटक के दौरे पर जाने वाले हैं और वहां पर मुख्यमंत्री से लेकर के मंत्रिमंडल में तमाम तरह के फेरबदल की जो सुगबुगाहट है वो तेज हो रही है। तेलंगाना की उस्मानिया यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी के दौरे को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने राहुल गांधी को अपने कैंपस में आने की इजाजत देने से मना कर दिया। राहुल गांधी का 7 मई को कैंपस जाने का प्लान था और इसे एक गैर राजनीतिक दौरा बताया जा रहा था। इस मामले को लेकर कांग्रेस ने तेलंगाना की टीआरएस सरकार पर आरोप लगाया है कि उसने राहुल गांधी का दौरा रोकने के लिए यूनिवर्सिटी पर दबाव बनाया। इसे लेकर आज महिला कांग्रेस ने हैदराबाद में प्रदर्शन भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोप के अपने 3 दिवसीय दौरे के तहत आज जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुंचे हैं। उन्होंने जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज से मुलाकात की। दोनों के बीच बैठक बर्लिन की फेडरल चांसलरी में हुई। दोनों ही नेताओं के बीच रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर चर्चा की संभावना जताई गई है। कुछ देर बाद बर्लिन में भारत जर्मनी आईजीसी बैठक में शामिल होंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री को वहां गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बर्लिन पहुंचे तो वहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग वहां पहुंचे। जिस होटल में प्रधानमंत्री रुके हैं उसके बाहर भारतीय समुदाय के लोगों ने नृत्य किया। शाम को मोदी जर्मनी में प्रवासी भारतीयों को संबोधित भी करेंगे। जर्मनी के बाद पीएम मोदी फ्रांस और डेनमार्क भी जाएंगे। हमारी फॉरेन अफेयर्स एडिटर कादम्बनी शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। कादम्बनी, किस तरह का कार्यक्रम है और क्या माना जा रहा है कि रूस यूक्रेन जंग के ऊपर भी बातचीत हो सकती है? बिल्कुल अखिलेश, ऐसे वक्त में पीएम मोदी यूरोप की यात्रा पर हैं जब पूरा यूरोप जो है वो रूस और यूक्रेन के युद्ध से चिंतित है। कई प्रकार के सैंक्शंस लगाए गए हैं और उन सैंक्शंस पर भारत के सपोर्ट की तरफ सभी देख रहे हैं, लेकिन भारत ने बड़ा साफ कर दिया है कि उस पूरे मामले में वो न्यूट्रल रहना चाहता है और देश हित सबसे ऊपर है। तो निश्चित तौर पर इस मसले पर भी बातचीत होगी क्योंकि जर्मनी में वो मौजूद हैं। इसके बाद वो नॉर्डिक समिट में भी जाएंगे और डेनमार्क में, और उसके बाद लौटने के समय वो फ्रांस भी जाएंगे। आज का जो उनका शेड्यूल है वो मुख्य शेड्यूल है आज का। आपने देखा कि किस तरह गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, किस तरह से भारतीय मूल के लोग जो वहां रहते हैं उन्होंने पीएम मोदी का स्वागत किया। और अब यहाँ पर अब डायलॉग जो है वो शुरू होगा। इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन जो है उसका 6th चैप्टर है, काफी अहम माना जाता है। इसके लिए वहां पर साथ में वित्त मंत्री भी हैं, विदेश मंत्री भी हैं, राज्य मंत्री हैं अर्थ साइंसेज के, ये सभी लोग वहां पर गए हैं। तो ये कंसल्टेशन होगा, दोनों को होस्ट कर रहे हैं चांसलर स्कल्स जो हैं वो और पीएम मोदी। इसके बाद एक और अहम मुलाकातों का सिलसिला होगा जब जो सीईओज और बिजनेसमैन हैं दोनों देशों के, उनके साथ दोनों ही नेता जो हैं वो बात करेंगे। तो ये 2 बेहद अहम एंगेजमेंट हैं। लेकिन इस बार जो थोड़ा अलग है बीच के कोविड के पीरियड से अखिलेश, वो ये है कि एक कार्यक्रम भारतीय डायस्पोरा के साथ भी है, जो कि हमने देखा कि कोविड के वक्त में जो भी पीएम गए 1-2 बार बाहर, तो इस तरह का कोई भी कार्यक्रम नहीं हुआ था, लेकिन वो वहां पर होगा। और जिस तरह से हमें दिखा है स्वागत के लिए जिस तरह से लोग आए थे और जिस तरह से होटल के बाहर खड़े थे, तो काफी लोगों में इसको लेकर उत्साह भी है। इसके बाद एक प्राइवेट डिनर है जो कि जर्मन चांसलर के साथ है, उसमें पीएम मोदी जाएंगे। तो काफी पैक्ड शेड्यूल है। आप खुद समझें कि 3 दिन में ये 3 देशों का शेड्यूल है, जिसमें एक समिट भी होना है डेनमार्क में नॉर्डिक देशों का,
और उसके बाद फ्रांस भी जाना है, तो काफी पैक शेड्यूल है। और लेकिन ये वक्त ऐसा है जहां पर निश्चित तौर पर रूस और यूक्रेन के बीच जो हो रहा है वो एक अहम मुद्दा रहेगा और भारत अपना पक्ष रखेगा साफ तौर पर, जैसा कि यहाँ भी हमें जानकारी मिली है। लेकिन उसके अलावा बायलैटरल टाइज जो है, द्विपक्षीय रिश्ते जो है, वो भी काफी अहमियत रखते हैं जर्मनी के साथ, और देखना होगा कि क्या कुछ उसमें से भी निकल कर आता है। अखिलेश, शुक्रिया कादम्बनी आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और बर्लिन पहुंचने पर एक बच्चे ने पीएम मोदी को देशभक्ति का गीत सुनाया। पीएम मोदी भी उसके साथ चुटकी बजाकर ताल मिलाते हुए दिखाई दिए। जीवन सुमन चढ़ाकर आराधना करेंगे तेरी जन्म जन्म भर हम अर्चना सबका ले लो महिमा महान तू है, गौरव निधान तू है, तू प्राण है हमारी जननी समान तू है, तेरे लिए जिएंगे तेरे लिए मरेंगे। वाह बढ़िया। वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे यूपी के चंदौली में पुलिस की दबिश के दौरान एक युवती की मौत पर मचा बवाल। उत्तर प्रदेश के चंदौली में पुलिस की दबिश के दौरान एक युवती की पिटाई से मौत का आरोप लगा है। पुलिस युवती के पिता को गिरफ्तार करने गई थी, जो कि बालू के कारोबारी हैं। परिवार का आरोप है कि जब वो घर में नहीं मिले तो पुलिस ने उनकी 2 लड़कियों को पीटा, जिसमें एक की मौत हो गई और दूसरी घायल है। घटना के बाद गांव वालों ने पुलिस को घेर लिया और पिटाई भी की, जिसमें 2 जवान घायल हुए। वारदात के बाद पुलिस के आला अधिकारियों ने एसएचओ को सस्पेंड कर दिया है। साथ ही एसएचओ समेत कुछ पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। हालांकि पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक युवती के शरीर पर गंभीर चोट के निशान नहीं हैं। हालांकि पीड़ित परिवार का कहना है कि पुलिस ने बच्ची के साथ मारपीट की थी। और घर पे कोई नहीं था, हम 2 बहनें थे, 4 बोलेरो पुलिस आई, उसमें उदय प्रताप येसो थे, वो शहीद, लेडीज पुलिस आई थी। डायरेक्ट घर में घुसे लोग, मेरे विरोध करने के बाद इन लोगों ने मुझे मारा। उसके बाद मेरी दी को मारते मारते उस रूम में ले गए। उसके बाद हमको इस रूम में 8-10 लोग मारते रहे और उस रूम में दी को 2 लेडीज पुलिस और 8-10 पुलिस वाले मारते रहे। तुम लोगों को रोड पे ला देंगे सर, ऐसी धमकी देने के बाद सर सब चले गए। जब हम उस रूम में गए तो देखे तो दी पंखे से लटकी हुई थी। इनको मार कर, सर बेल्ट का निशान था, उनको मार कर साड़ी से टांग कर और 2-4 साड़ी छींट कर ये लोग चले गए। जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है, आप सब अवगत है। उसके अंदर 2 चीज़ें उसमें आई हैं कि एक तो गले पे खरोच आई है, जो छोटी सी खरोच है। उसके अलावा एक बाएं जबड़े के पास 0.5 सेंटीमीटर की छोटी सी चोट है, मामूली चोट। और जो पोस्टमार्टम में कॉज ऑफ डेथ है वो अननोन रखा गया है। इसके अलावा कोई भी इंटरनल या एक्सटर्नल इंजरी नहीं आई है किसी भी बॉडी पार्ट के ऊपर। दूसरा इसमें प्रिजर्व कर लिया गया है। दूसरा की रिपोर्ट के पश्चात ही इसमें कॉज ऑफ डेथ जो है वो सर्टन हो पाएगा। अभी कॉज ऑफ डेथ अननोन रखा गया है पैनल ऑफ डॉक्टर्स के द्वारा, और इसमें पूरा जो पोस्टमार्टम है पैनल ऑफ डॉक्टर्स से करवाया गया और उसमें वीडियोग्राफी भी कराई गई। ये पुलिस सारा गलत बोल रही है। पीड़िता पुलिस आई, जबरदस्ती चढ़ गई, 2 ही बच्चियां घर में थी और बड़ी बच्ची को पुलिस ने मारा पीटा और छोटी को इस घर में बंद करके मारा और बड़की को जब लगा चोट वो मृत्यु हो गई। तो ये सब कर करके उसको पंखी में बांध कर भाग गए। अभी तो रिपोर्ट आई ही नहीं है, अभी तो हम लोग करा के सुबह गए हैं और रिपोर्ट आई नहीं, पुलिस अपने मन से बोल रही है। इस घटना को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के मीडिया सेल की एक ट्वीट को रीट्वीट किया है, जिसमें लिखा गया है कि ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं। जिस पुलिस को असीमित अधिकार देकर योगी जी सरकारी गुंडागर्दी करवा रहे हैं, एक दिन वही पुलिस भस्मासुर बनकर भाजपाइयों को भी नहीं बख्शेगी। लोकतंत्र में मर्यादा, राजधर्म और शुचिता होती है, लेकिन इस भाजपा शासनकाल में सब खत्म हो गया है। अत्यंत निंदनीय। अभी तो उसमें मुकदमा दर्ज हो गया है। संबंधित थाने के जो इंस्पेक्टर थे उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और जांच होने दीजिए। जांच से पहले अगर कोई चीज़ रिपोर्ट आएगी तो उसमें कार्रवाई होगी, इसलिए मुकदमा दर्ज किया गया है। इसलिए अखिलेश यादव जी बौखलाए हुए हैं
अगर कोई पुलिस वाला गलत करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन अपराधियों को पकड़ने के लिए अगर कोई पुलिस गई है और उस पुलिस के जाने के बीच में इस प्रकार की घटना हुई तो दुखद है। मैं इस पर निश्चित तौर से दुख व्यक्त करता हूं और परिजनों को सांत्वना देता हूं, और लेकिन इसकी जांच करके अगर किसी भी प्रकार से दोष पाया जाएगा तो कार्रवाई होगी। तो 5 की बात में इतना ही। एनडीटीवी इंडिया पर खबरों का सिलसिला जारी है।